नमस्कार साथियों, मैं एच एस पाल आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने ग्रुप डी के जो 2018 में पेपर हुए थे उसका पहला पेपर हमने स्टार्ट कर रखा है और आज उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपने जरूर देखा होगा और वो आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आए होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। तो ये 2018 का पेपर है। 2018 का फर्स्ट पेपर का हमने सेकंड पार्ट शुरू कर रखा है। तो इसमें हम सबसे पहले लेते 30 नंबर क्वेश्चन को। इससे पहले वाले पार्ट में 12 तक के क्वेश्चन हमने सॉल्व करा रखे हैं, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है, सारथी ने एक बैंक में 3125 रुपए जमा किए जिसने प्रति वर्ष 8% साधारण ब्याज का वादा किया था। यदि सारथी ने 5 वर्ष के लिए बैंक के पास पैसा रखा तो वह ब्याज अर्जित करेगा। 5 साल के लिए पैसा जमा किया है 3125 रुपए और 8% की दर से ब्याज कितना होगा। तो बिल्कुल आसान सा ही सवाल है। यहां पर आप देखें ये 8% है और ये 5 वर्ष का समय, तो 1 साल का 8% है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40%। 3125 रुपए का हमें 40% निकालना है और 40% निकालने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें आप 40% को क्या लिख सकते हो? 2/5 लिख सकते हो। 5 से इसको डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड हो जाएगा 6 बार, फिर हो जाएगा 2 बार और 5 बार, और 2 से गुणा करेंगे तो ये 1250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1250 आ जाएगा और 1250 में हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 और अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये पूछा है कि इनमें से कौन सी संख्या 12 से पूरी तरह से विभाज्य है। तो देखिए एक तो तरीका है कि 12 का हम सभी संख्याओं में भाग दें और उसके बाद हमें ज्ञात हो जाएगा कि कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है, कौन सी संख्या नहीं है। लेकिन इसमें तो काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है किसी संख्या से दी गई संख्याओं को विभाज्य है या नहीं है, ये ज्ञात करने के लिए हमें उस संख्या के को प्राइम फैक्टर करने होते हैं, उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। तो इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे? इसके गुणनखंड होते हैं हमारे 3 और 4। ये को प्राइम फैक्टर हो गए। यदि कोई संख्या 3 से और 4 से दोनों से विभाजित है तो वो संख्या जरूर ही 12 से विभाजित होगी। अब देखिए यहां पर सबसे पहले हम चेक करते हैं कि 3 से कौन सी संख्या विभाजित है, यानी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अब यहां पर देखें 7 और 3 10 होते हैं, 10 और 5 15, ये तो यहां तक तो विभाजित हो जाएगा। लेकिन यहां पर 8 में भाग देंगे 3 से तो ये भाग नहीं जाएगा। हमें 4 से चेक नहीं करना है, ये पूरी संख्या 12 से कभी भी विभाजित नहीं होगी। अगला ऑप्शन चेक करते हैं। देखो 3 से इसमें भी भाग चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, और इन दोनों का हम टोटल करते हैं तो ये तो 13 होता है। 13 3 से भाग नहीं जाएगा 13 में, तो ये भी जो है 12 से विभाज्य नहीं होगी। अगली संख्या देखते हैं। तो देखो यहां पर हम 8 और 3 तो 11 हो गए। 11 और 5 को जोड़ देते हैं तो ये 16 हो जाएगा। 16 8 24, इसमें जो है 3 का भाग चला गया। अब 3 का भाग चला गया तो हमें यह भी चेक करना है कि 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। 4 के लिए आपको ध्यान रखना है कि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या क्या है? 08 है, 4 से विभाजित हो जाएगी। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यानी सी ऑप्शन में जो संख्या दे रखी है वो 3 से भी विभाजित है और 4 से भी विभाजित है, इसलिए ये संख्या 12 से विभाज्य होगी। आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, तो हमारा सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखें। क्वेश्चन को साथ में ही आप सॉल्व करते जाएं और आपका आंसर जल्दी आ जाए तो जरूर यहां पर आप कमेंट कर दिया करें, और नहीं आता है तो आप ध्यान से सॉल्यूशन को देखा करें। क्वेश्चन नंबर 15 में पाइप एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी इसे भरने में 6.25 घंटे का समय लेता है।
टंकी के खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन पाइप बी कुछ समय बाद बंद हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 3.4 घंटे में टंकी भर जाती है। पाइप बी कितने घंटे के लिए खुला था? देखिए क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क से ले रखा है और आसानी क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम यहां देखें, पाइप ए जो है अकेला कितने घंटे में भर देता है? 5 घंटे में भर सकता है। पाइप ए जो है 5 घंटे में भर सकता है। पाइप बी जो है इसी को 6.25 घंटे में भर देता है, तो 6.25 घंटे में भर देता है। तो ए और बी का हमें समय दे रखा है। टंकी के खाली होने के बाद दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है और कुछ समय के बाद बी को बंद कर दिया जाता है। तो ये पूछा है पाइप बी कितने घंटे के लिए खुला था, क्योंकि बीच में पाइप बी को बंद कर दिया था। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम ही हमारा कार्य हो जाएगा। देखो 5 का भाग चला जाए और इसमें 6.25 का भी भाग चला जाए, तो ऐसी संख्या कौन सी होती है? 25 हो जाती है। कैसे निकाला? अरे भाई 5 का भाग 25 में चला जाएगा, इसका डबल करते हैं तो 12.5 होगा और इसका डबल करते हैं तो 25 हो जाएगा। इसकी जो क्षमता रहेगी 5 का भाग देने के बाद 5 आ जाएगी और इसकी जो क्षमता रहेगी वो आ जाएगी 4। ए की क्षमता हमें पता चल गई कितनी है? 5 है। बी की क्षमता हमें पता चल गई कितनी है? 4 है। दोनों की हमें क्षमता पता चल गई है। अब ए और बी को साथ साथ खोला था। ए शुरू से लेकर के एंड तक चलता रहा, तो ए ने कुल कितना कार्य किया? तो देखो ए ने कितने घंटे काम किया है? 3.4 घंटे काम किया है। कितने घंटे काम किया है? 3.4। तो यहां पर 5 का गुणा 3.4 में कर देते हैं, तो इसने कितना कार्य किया है ये हमें ज्ञात हो जाएगा। तो इसमें गुणा कर देते हैं भाई, और गुणा करने के बाद देखो कितना आएगा। पॉइंट हटा दो, 5 का गुणा करो, 34 का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 से, तो ये हो जाएगा आपका, ये 17 हो जाएगा। यानी 25 में से 17 यूनिट काम किसने कर लिया है? ए ने कर लिया। और बाकी का काम किसने किया? बी ने किया है। तो 25 में से 17 माइनस करते हैं तो कितनी यूनिट बचती है? 8 बचती है। और ये यूनिट काम किसने किया है? बी ने किया है। बी 1 घंटे में कितनी यूनिट करता है? 4 करता है। तो 4 का हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2। यानी बी ने केवल 2 घंटे काम किया था, 2 घंटे बाद बी को बंद कर दिया गया था। तो इस तरह से इस सवाल को सॉल्व करना था। टाइम एंड वर्क का सवाल था और टाइम एंड वर्क के सवाल आपको अच्छी तरह से आते भी होंगे और आने भी चाहिए। तो आगे लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आप देखें, एक कार्यालय में कुर्सियों का मेज से अनुपात दे रखा है। कुर्सियों का मेज से अनुपात कितना है? 9:7 है। यदि मेज की तुलना में 42 अधिक कुर्सियां हैं, मेज की तुलना में 42 अधिक कुर्सियां हैं, तो कार्यालय में कुर्सियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो यहां पर दोनों का हम डिफरेंस देखें, अंतर देखें तो 2 यूनिट का है, और यहां पर अंतर देखते हैं तो कितना है? 42 का है। 2 यूनिट का मान कितना हो गया? 42 हो गया। और 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान 21 है और 2 यूनिट का मान कितना है? 42 है। हमें क्या पूछा है? तो कार्यालय में कुर्सियों की संख्या क्या है? तो भाई कार्यालय में कुर्सियों का जो अनुपात दे रखा है मेज का और कुर्सियों का, ये कितनी यूनिट है? 9 यूनिट। 1 यूनिट का मान पता है, 9 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा 9 दूनी 18 और 9 आ जाएगा। इस तरह से आंसर 9 का गुणा करेंगे 18 और 9 से गुणा करेंगे 1 में, तो 189 हमारा आंसर आ जाएगा। कुर्सियों की संख्या कितनी है? 189 है। मान लो यहां पर मेजों की संख्या निकालनी होती तो भाई 7 में मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि 1 यूनिट का मान तो हमें पता चल ही गया है। और 1 यूनिट का मान पता चलने के बाद हम तो यहां पर हम गुणा करके इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सनी और पाउला एक साथ एक काम को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 2 व्यक्ति हैं मिलकर के और एक काम को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि पाउला अकेला इस काम को पूरा करने में 18 घंटे लेती है। वही एक अन्य व्यक्ति जैन अकेली उसी काम को पूरा करने में 45 घंटे का समय लेती है।
शनि और जैन को एक साथ समान कार्य को पूरा करने में कितने घंटे लगेंगे? तो यहां पर शनि है, शनि प्लस पावला, यानी इन दोनों को काम करने में कितना समय लगता है? 12 घंटे का समय लगता है। ये दोनों मिलके काम करते हैं तो 12 घंटे में ये काम को पूरा कर लेते हैं, जबकि अकेली पावला जो है इसको 18 घंटे में पूरा कर लेती है, जबकि जैन जो है इसको अकेली जो है 45 घंटे में पूरा कर लेती है। तो तीनों का यहाँ पर टाइम दे रखा है, पावला का, जैन का, और इन दोनों को मिला करके हमें क्या करना है? एक कार्य को मानना है। कार्य क्या होता है? इन तीनों के समय का जिसमें भाग चला जाएगा वही हमारा कार्य होगा। तो इसका जो कार्य हम मान लेते हैं वो आ जाएगा 180। कितना आ जाएगा? 180 हमने कार्य मान लिया है। 180 को 12 से भाग देते हैं तो 15 बार भाग जाता है, 18 से भाग देते हैं तो 10 बार भाग जाएगा, और 45 से भाग देते हैं तो ये जाएगा आपका 4 बार। क्योंकि 90 से 2 बार जाता है तो 45 से कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 90 का ये आधा होता है। तो हमें इनकी क्षमता पता चल गई। अब हमें यहां पर पूछा किससे है? शनि और जैन दोनों मिलकर के समान कार्य को, यानी उसी कार्य को कितने घंटे में करेंगे। अब यहां पर हमें एक तो शनि की क्षमता निकालनी है। तो देखो शनि की और पावला की दोनों की क्षमता कितनी है? 15 यूनिट है, जिसमें से पावला की कितनी है? 10 यूनिट है। तो बाकी की बची हुई किसकी है? शनि की। शनि की कितनी यूनिट हो गई? 5 यूनिट। और जैन की कितनी है? 4 यूनिट। यानी दोनों मिलाकर के 180 यूनिट करने में 9 यूनिट पर डे के हिसाब से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 दिन आ जाएगा, और हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को निकालना था। मुझे उम्मीद है ये सवाल आपको जरूर समझ में आ गया होगा। शनि और पावला का दोनों का कार्य करने में कितना समय लगता है ये दे रखा है, जबकि पावला का अकेले का दे रखा है, और उसके बाद में जैन का अकेले का दे रखा है। हमें यहाँ पर शनि की क्षमता निकालनी है। शनि की क्षमता और जैन की क्षमता को जोड़ करके हमें कुल कार्य में भाग देना है, और इस तरह से हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई का 1/3 है और एक अर्धगोले का आयतन बराबर है। यानी एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन और एक अर्धगोले का आयतन कैसा है? बराबर है। दोनों के आयतन बराबर है। शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। तो सबसे पहले तो हम देखिए शंकु को ले लेते हैं। शंकु इस तरह से आपका शंकु की आकृति होती है। इस तरह से हम शंकु बना लेते हैं यहाँ पर, और इसकी हाइट है, ये क्या है? हाइट है, और ये इसकी क्या है? त्रिज्या। हाइट जो 3 गुना है, कितनी है? 3 गुना है। यानी h जो है कितने के बराबर है? 3r के बराबर है। 3 गुना है हाइट इसकी लंब वृत्तीय शंकु की। इसी तरह से एक अर्धगोला है। क्या है? ये अर्धगोला है। इस अर्धगोले की त्रिज्या को हम मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर, और इसकी त्रिज्या क्या है? इसकी त्रिज्या है स्मॉल आर। अब यहां पर दे रखा है लंब वृत्तीय शंकु और अर्धगोले का आयतन बराबर। लंब वृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है? लंब वृत्तीय शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, बराबर हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन इसका क्या होता है? 2/3 पाई, और इसकी कैपिटल R का क्यू करेंगे, त्रिज्या का क्यू हो जाता है। अब क्या करना है? देखिए 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। R को हमें रखना है क्योंकि R में ही तो निकालना है। H की जगह पर देखिए, H की जगह पर हम कितना रख सकते हैं? 3r रखेंगे। कितना रखेंगे? 3r, और यहां पर क्या है? 2r क्यू है, ये कैपिटल R है। हमें दोनों की त्रिज्याओं में अनुपात निकालना है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई भाई? r/, अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर बुला लेंगे इसको, तो ये भी r/, और कितना हो गया? 2/3। तो दोनों की जो त्रिज्याओं में अनुपात है, त्रिज्याओं के क्यू में अनुपात है, वो कितना है? 2/3। हमें तो क्या निकालना है? r अपॉन कैपिटल R।
तो इसका क्या करेंगे, घनमूल लेंगे भाई। घनमूल लेंगे तो इसका 2 का घनमूल कितना आ जाएगा, क्योंकि 2 का घनमूल पूरा पूरा तो निकलेगा नहीं, तो हम इसको क्यूब रूट 2 लिखेंगे, इसको क्यूब रूट 3 लिखेंगे। तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्यूब रूट 2 अनुपात में क्यूब रूट 3। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से हमें इस सवाल को करना था। तो ये आपको इनके सारे जो है आपको शंकु के बारे में और अर्धगोले के बारे में, गोले के बारे में, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनके फॉर्मूले, इनकी प्रॉपर्टीज सारी पता होनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर क्या है, 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है कि पाइप ए और बी एक साथ काम करते हुए एक खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी मिलकर के 24 घंटे में एक पाइप ए और बी मिलकर के 24 घंटे में एक खाली टैंक को भर सकते हैं। वे एक साथ 8 घंटे काम करते, दोनों मिलकर के एक साथ 8 घंटे काम करते हैं। फिर बी को बंद कर दिया जाता है, लेकिन ए भरना जारी रखता है। यानी ए तो चलता रहता है, बी को बीच में हमने बंद कर दिया, 8 घंटे के बाद बंद कर दिया। उसके बाद टंकी को भरने में कुल 28 घंटे लगे। तो ए को अकेले खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये पूछा है। देखिए, ए को अकेले पूछा है कि कितना समय लगेगा। तो 8 घंटे तो ए और बी ने काम किया है। कितने काम किया है इन्होंने, 8 घंटे। 8 घंटे में ए और बी ने कुल मिलाकर के कितना काम किया होगा, 8/24। कितने यूनिट हो गई भाई, 1/3। 1/3 भाग काम कर लिया है। 1/3 भाग काम किसने किया है, दोनों ने मिलकर के। तो इसका शेष कार्य कितना हो जाएगा भाई, 2/3। टोटल 3 यूनिट है, 1 यूनिट हो गया तो रह कितना गया, 2 यूनिट काम रह गया। यानी 2/3 यूनिट काम रह गया। ये काम किसने किया है भाई, ये काम तो अकेले ए ने किया है। किसने किया है, अकेले ए ने किया है। और अकेले ए ने इतना काम जो है 2/3 भाग काम कितने समय में किया है, ये काम किया है उसने कितने दिन में, 28 में से। देखिए कुल टाइम कितना लगा है यहां पर, 28। तो शुरू के 8 दिन आप निकाल दीजिए, बचे कितने, 20 दिन। तो ये 2/3 भाग काम करने में कितना समय लगता है, इसमें लगता है 20 दिन का। तो यहां पर आप पूरा कार्य कराना है ए से, पूरा कार्य कराना है ए से। तो यहां पर दिनों की संख्या में और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, उल्टा करके 3/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 30। यानी ए अकेला इस कार्य को 30 में कर सकता है और हमारा आंसर सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इस तरह से। तो ज्यादा मुश्किल सवाल था नहीं, बिल्कुल आसान से ही सवाल था और क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और इस सवाल को आप जल्दी से जल्दी, इस टाइप का कोई सवाल आता है तो करने की कोशिश किया करें। हम लेते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20 को। मोनिका के पिता की उम्र 38 वर्ष थी। मोनिका के पिता की उम्र 38 वर्ष थी जब वह पैदा हुई थी। यानी जब मोनिका पैदा हुई थी उस समय मोनिका के पिता की आयु कितनी थी, 38 वर्ष के थे पिता। कितने के थे, 38 वर्ष के पिता थे जब मोनिका पैदा हुई। जब उनकी मां 36 वर्ष की थी जब उसकी बहन पैदा हुई। यानी मोनिका पैदा हुई उस समय पिता की आयु कितनी थी, 38 वर्ष। जब मोनिका की बहन पैदा हुई उस समय उसकी माताजी की आयु कितनी थी, उसकी माता की आयु थी 36। और उसकी बहन उससे 4 साल छोटी है। कितने साल छोटी है, यानी 4 वर्ष बाद उसकी बहन पैदा हुई। तो 4 वर्ष बाद पिताजी कितने के हो जाएंगे, 4 इसमें ऐड कर दो, 42 ईयर के। कितने के हो जाएंगे, 42 वर्ष के हो जाएंगे। उस समय माताजी कितने की होंगी भाई, 36 वर्ष की। माता 36 वर्ष की थी जब उसकी छोटी सिस्टर पैदा हुई। जब उसके पिताजी कितने के हो जाएंगे, 42 वर्ष के हो जाएंगे। और इन दोनों में अंतर ही तो पूछा है, अंतर कितने का है, तो भाई 6 वर्ष का अंतर है और हमारा आंसर आ जाएगा सी। इस तरह से इनके माता पिता की आयु में कितने का अंतर है, इनके माता पिता की आयु में 6 वर्ष का अंतर है।
और क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये अपना 21। लकड़ी का टोकरा 1.8 मीटर लंबा है, 1.5 मीटर चौड़ा है, 1.2 मीटर ऊंचा है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। लोहे के घनों से भरा हुआ है, छोटे छोटे लोहे के घन भरे हुए हैं। किस में भरे हुए हैं? एक गनाब जैसी आकृति का कोई टोकरा है और उसमें घन छोटे छोटे भरे हुए हैं, जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। यानी उसकी चौड़ाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या होगी? बराबर होगी। टोकरे में फिट किए जा सकने वाले लोहे के घनों की अधिकतम संख्या क्या होगी? अरे भाई सीधा सा सवाल है। उस टोकरे का आयतन निकालेंगे, वॉल्यूम किसका आएगा? टोकरे का, और इसमें भाग देंगे किसका? एक घन का भाग देंगे। अब देखिए यहां पर जो टोकरा है उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है मीटर में, और जबकि घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वो किस में है? सेंटीमीटर में। तो हमें दोनों को एक जैसा बना लेना है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि यहां पर जो टोकरा है उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को हम क्या करते हैं? इसमें सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, अब यहां पर टोकरे का आयतन क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहां पर देखिए, यहां इसकी लंबाई कितनी है? 1.8 मीटर है। भाई 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो तो पॉइंट को खत्म कर देगी। कितना हो जाएगा इसका? 180 सेंटीमीटर। ऐसे ही ये 150 सेंटीमीटर और ऐसे ही ये 120 सेंटीमीटर। ये इसका आयतन आ गया, टोकरे का आयतन तो ये आ गया। अब हम इसमें भाग देते हैं, किसका भाग देंगे? घन के आयतन का, और घन की भुजा कितनी है? 6। 6 से भाग देंगे, 6 से भाग देंगे, ऐसे करके 3 बार गुणा करेंगे तभी तो घन का आयतन आता है। तो इससे हम कैंसिल कर देते हैं। देखो 6 से 30 बार, 6 से आ जाएगा 5 बार आ जाएगा, और 6 से ये आ जाएगा 12 बार। ठीक है ना? ये 10 हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा, और 150 के आगे 2 जीरो और लगा देते हैं तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें घनों की संख्या कितनी आएगी? 15,000 आ जाएगी। इस तरह से आपको इसका आंसर देना था। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो भाई कमेंट वगैरह भी आप करते रहा करें, और इन क्वेश्चंस को पहले आप कोशिश करें, जैसे ही क्वेश्चन आए तो उसे सॉल्व करें। और आप बहुत जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपकी स्पीड भी इसी तरह से बनना शुरू हो जाएगी। और जितना जल्दी आप पेपर को करेंगे, जितना जल्दी आप क्वेश्चन को करेंगे, तभी तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो भाई आप कोशिश किया करें। क्वेश्चन नहीं हो पाता है तो उस समय आप सॉल्यूशन को देखें, और सॉल्यूशन को देखें कि किस तरह से क्वेश्चन को हमें जल्दी करना है। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, मार्क को 4.5 घंटे में 220 किलोमीटर की यात्रा करनी थी। मार्क को 4.5 घंटे में 220 किलोमीटर की यात्रा करनी थी। वह एक ट्रेन जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, या एक बस जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, या परिवहन के 2 साधनों के किसी भी संयोजन का उपयोग करती है, उसने कितने समय तक बस से यात्रा की? देखिए ये इस टाइप का सवाल है। यहां पर एवरेज, इसका जो एवरेज स्पीड है वो आपको दे रखी है, इनडायरेक्टली दे रखी है। तो आप एवरेज वाले मेथड का यूज कर सकते हैं। देखो कैसे करते हैं। यहां पर बात करते हैं हम ट्रेन की। किसकी बात करते हैं? ट्रेन की। और दूसरा साधन कौन सा है? बस है भाई। ट्रेन की गति कितनी है? ट्रेन की गति है यहां पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे। कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। जबकि बस की गति कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो देखो एक स्पीड ज्यादा है, एक स्पीड कम है, और दोनों का औसत भी दे रखा है कि 220 किलोमीटर जाना है। कितने घंटे में जाना है? 4.5 घंटे में जाना है 220 किलोमीटर। तो औसत गति कितनी आएगी? तो देखो हम यहां पर 220 बटे 9/2 करेंगे, 2 पहुंच जाएगा ऊपर। ठीक है ना? अब देखो यहां पर इससे किसी से कोई कैंसिल तो होगा नहीं, तो ये 440/9 आ जाएगा।
तो इसकी औसत गति कितनी है? 440/9, यहां पर 440/9 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी औसत गति है। आप देखिए इस बटे वाले भाग से मत घबराइए, इसका सभी में गुणा कर दीजिए। देखो यहां से गुणा करते हैं हम, यहां पर 9 का गुणा करें यानी 9 गुना सबको बढ़ा देते हैं, और यहां पर भी हम 9 से गुणा कर देते हैं, और यहां पर हम 9 से गुणा करते हैं, तो ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये कितना हो गया? ये 540 हो गया। कितना हो गया? 540 तो हो गया ये, और ये कितना हो गया? ये हो गया 360, और ये कितना है? 440। तो इसका हम क्रॉस में अंतर लेते हैं, और इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। हाँ भाई, 440 में से हम 340 घटा देते हैं। कितना? 340, 100 बचते हैं, लेकिन हमें 360 घटाना, 20 ज्यादा, तो बचेगा कितना? 80 बचेगा। इस तरह से हम यहाँ पे 540 में से 440 घटाते हैं तो बचता कितना है? 100। तो ये 4 और अनुपात कितना आ जाएगा? 5। ये अनुपात आया किस में? ये आया है अनुपात किस में? ये आया है घंटे में, समय में अनुपात आया। तो समय में अनुपात कितना है? 4:5 है। इसका मतलब इतना सा हो गया, बस से वो 5 घंटे जाएगा तो ट्रेन से वो 4 घंटे यात्रा करेगा। पूछा क्या उसने? कितने समय तक, समय पूछा है ना, तो समय टोटल कितना है हमारा? समय है यहां पर 4.5। 4.5 को हम 9/2 घंटे लिख लेते हैं, और हमें बस का समय पूछा है, बस का, तो बस की यूनिट कितनी है भाई? 5 है, और 5 बटे कितना हो जाएगा? 5 बटे अनुपाती योग कितना हो जाएगा? 9। तो देखो 9 से तो 9 कैंसिल हो जाएगा, 5/2, 5/2 का मतलब 2.5, 2.5 का मतलब हो गया 2 घंटे और 30 मिनट। 2 घंटे और 30 मिनट जो भी ऑप्शन में दे रखा है वही हमारा आंसर हो जाएगा, 2 घंटे 30 मिनट, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इस सवाल को करना था, और इसको और भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन जो भी आपको तरीका अच्छा लगे उस मेथड से आप करें, लेकिन जल्दी से जल्दी आंसर लाने की कोशिश करें। अब हम इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। प्राकृत संख्या का वर्ग या तो 3 का गुणज है या 3 के गुणज से कितना अधिक है। देखिए किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग जो है, एक को छोड़ करके किसी भी नेचुरल नंबर का हम स्क्वायर करें, वो नंबर या तो 3 का मल्टीपल होगा या फिर उससे कुछ अधिक होता है। तो वो कितना अधिक होता है यही हमें निकालना है। तो यहां हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसी से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो देखो एक को छोड़ देते हैं तो अगली संख्या क्या है? 2, और 2 का वर्ग करें हम तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 कितना होता है भाई? 4 होगा 3 गुणा 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी 3 का गुणज प्लस 1 हो जाएगा। अब यहां पर हम 3 लेते हैं तो 3 का वर्ग करते हैं तो ये हो जाएगा भाई 9, और 9 क्या हो जाएगा बताओ? 3 गुणा 3 हो जाएगा। तो ये संख्या क्या है बताओ? ये प्राकृतिक संख्या है, इसका वर्ग जो है 3 का गुणज है, जबकि ये प्राकृत संख्या है, ये जो है 3 के गुणज से 1 ज्यादा है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने एक संख्या और ले ली 4, 4 का वर्ग करते हैं तो ये होता है आपका 16। 16 को हम 3 गुणा 5 प्लस 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 5 प्लस 1, ये 3 के गुणज से 1 ज्यादा है। ऐसे ही हम 6 लेते हैं, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं? देखो ये हम लिखेंगे 12 गुणा 3। तो ये जो है 3 का गुणज है, जबकि हम ऐसे 5 को लिखें, 5 का वर्ग ये होगा 25, और इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 8 प्लस 1। तो हमारा आंसर क्या होगा? कोई भी संख्या है जो प्राकृतिक संख्या, उसका वर्ग हमेशा या तो 3 का गुणज होता है या 3 के गुणज से 1 अधिक होता है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 अधिक होगा। उसने यही पूछा है कितना अधिक होगा, तो कितना अधिक होता है? 1 अधिक होता है, 3 के गुणज से 1 अधिक होता है। तो इसका आंसर हमारा 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 23 था। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आसानी क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो हमें
बोर्ड मास का रूल अच्छी तरह से आना चाहिए इसके लिए। अब देखो हमें यहाँ पर एक तो ये 3 ब्रैकेट दे रखा है, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो इस पार्ट को सॉल्व करते हैं और इस पार्ट को सॉल्व करते हैं तो ये तो भाई 3 रह ही जाएगा, प्लस रह जाएगा। अब देखो यहाँ पर 8 से पहले क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग और गुणा करने की बात आती है तो पहले क्या करते हैं, भाग देते हैं। अब 32 में 8 से भाग देते हैं तो 32 में 8 से भाग देंगे तो 4 भाग जाएगा और 4 का गुणा हमें करना है। यहां पर 4 गुणा हम 52 लिख सकते हैं। अब देखो यहां से इसको जोड़ेंगे पहले और जोड़ने के बाद इसका जोड़ हो जाता है यहां पर 13 और 13 से हम पहले इसमें भाग देंगे। तो देखो 3 + 4 × 13 से भाग देते हैं 4 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 16, 3 + 16 और आंसर आ जाएगा हमारा 19। इस तरह से बिल्कुल आसान सा ही सवाल था, सिंप्लीफिकेशन का सवाल था और समझ में आ ही गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का और इसके बाद ये हमारा पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में ए और बी एक साथ कार्य को 1.2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर के कार्य करते हैं तो 1.2 दिन में पूरा कर सकते हैं। हालांकि यदि ए अकेले कार्य करता है, आधा कार्य करता है और छोड़ देता है, ए अकेला काम करता है, आधा काम किया, छोड़ दिया, और फिर बी अकेले कार्य करता है और शेष कार्य को किया। अरे भाई सीधा सा मतलब है, आधा काम जब ए ने कर लिया है तो बाकी का बचा हुआ आधा काम बी ने किया है। जब दोनों मिलकर के आधा आधा काम करते हैं तो काम पूरा होता है कितने समय में, 2.5 दिन में काम पूरा होता है। जबकि दोनों साथ साथ काम करते हैं तो 1.2 दिन में, जबकि आधा आधा काम करते हैं तो 2.5 दिन में काम खत्म होता है। इससे ये तो पता चल गया कि दोनों की क्षमता अलग अलग है। दोनों की क्षमता कितनी है, अलग अलग है। और यहां पर दे भी रखा है यदि बी ए से अधिक कुशल है, यदि बी जो है ए से अधिक कुशल है तो बी को उस कार्य को स्वयं करने में कितने दिन लगेंगे। यानी जब बी अकेला इस काम को अकेले करता है तो कितना समय लगेगा ये पूछा है। देखिए भाई इस सवाल को हम ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन से ज्यादा सही रहेगा। इसको और भी तरीके से कर सकते हैं लेकिन फिलहाल हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करते हैं। तो हम मान के चलते हैं, देखिए यहां ए और बी दोनों मिलकर के कितने समय में करते हैं, 1.2 डेज में करते हैं, 1.2 दिन में करते हैं। अब बी का पूछा है तो यहां पर ये बी का ही तो समय ले रखा है तो बी को मान लेते हैं कि भाई बी पहले चेक कर रहे हैं, जरूरी नहीं है ये सही हो कि 2 दिन में करता है। मान लेते हैं बी कितने में करता है, 2 दिन में करता है। 2 हमने ऑप्शन से लिया है, ऑप्शन से लिया है तो इसका मतलब सारी चीजें सही होनी चाहिए। अब हमने बी ले लिया, यहां पर इस पॉइंट को हटा लेते हैं तो 12 कर लेते हैं और इसमें एक 0 बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसको हमने कितना लिख लिया है, 12 यानी 10 गुना ले लिया और इसको हमने 2 को 20 ले लिया, 10 से गुणा कर दिया, 10 गुना हमने ले लिया। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 60 आ जाएगा। 12 से भाग देंगे तो 5 और 20 से भाग देंगे तो 3। इसका मतलब ये हो गया ए और बी की दोनों की क्षमता कितनी है, 5 है, जबकि बी की क्षमता 3 है। तो ए की क्षमता कितनी हो गई भाई, क्षमता होगी 2 और बी की क्षमता कितनी हो गई, 3। अब चेक करते हैं कि ये सही है या नहीं सही है। चलो पहले तो ये देखते हैं कि हमारा काम कितना है, मान लो 60 यूनिट है और 60 में हम भाग देते हैं कितने का, 5 का, तो कितना आता है, ये 12 आता है। लेकिन हमने 10 गुना बढ़ा लिया था ना तो वास्तव में कितना आएगा, 1.2 आएगा। जब हम यहाँ 1.2 लेंगे और 2 लेके चलेंगे, इसका मतलब ये सही है कि दोनों मिलकर के 1.2 दिन में काम करते हैं। लेकिन आधा आधा काम करा के और चेक कर लेते हैं, आधा काम का मतलब कितना हो गया भाई, 30 यूनिट। 30 यूनिट कौन करता है, एक करता है, 2 के हिसाब से करेगा, 2 का भाग दे दे तो कितना लगेगा भाई, 15 घंटे लगेंगे। हमने 10 गुना कर रखा है ना। और दूसरा आधा काम कौन कर रहा है, दूसरा आधा काम कर रहा है बी, और किस हिसाब से कर रहा है, 3 के हिसाब से, तो 10 घंटे।
और 15 10 कितने हो गए भाई, 25 घंटे हो गए। दोनों मिलाकर के 25 घंटे लेंगे, आधा आधा काम करते हैं तो। लेकिन यहां पर हमने 10 गुना ले रखा है, तो 10 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2.5, और 2.5 आधा आधा काम करते हैं तो 2.5 डेज ही लगते हैं। तो इस तरह से हमारा ये ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, यानी बी अकेला 2 दिन में काम करेगा, अकेला बी जो है 2 दिन में काम करेगा, जबकि दोनों मिलकर के 1.2 दिन में काम करेंगे, जबकि वो आधा आधा काम करते हैं तो 2.5 दिन में काम करेंगे। तो इस तरह से हमारा पेपर फर्स्ट के दोनों पार्ट हमने 2 पार्टों में इस पूरे पेपर को सॉल्व कराया है। तो ये आपका कंप्लीट पेपर हो जाता है। इसके बाद हम सेकंड पेपर को लेंगे और सेकंड पेपर को सॉल्व करेंगे। देखिए इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पहले पूछे गए थे, और उसी को लेकर के आगे थोड़ा सा लेवल भी बढ़ सकता है, जो भी होगा, लेकिन एक आइडिया, एक अंदाजा हो जाता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है इसका सॉल्यूशन आपको जरूर समझ में आया होगा। आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।